हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के बारे में, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 1951 का जो है वो एक्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका एक्ट है ये बेसिक ये चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है। जैसे भारत में चुनाव से संबंधित से मान लीजिए संसद का चुनाव हो या फिर राज्य विधानमंडल का चुनाव हो, तो उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें पहले 13 भाग हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? 11 भाग। कितने भाग हैं? 11 भाग हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें भाग वन की, जैसे अगर हम लोग बात करें भाग वन की, तो भाग वन में आपका दिया हुआ है भूमिका के बारे में, उद्देश्य के बारे में शब्दावली का वर्णन किया गया है, आदि का वर्णन किया गया है। भाग दो की बात करें तो भाग दो में ये बताया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता क्या होगी और अयोग्यता क्या है। ठीक है, यानी कि अयोग्य व्यक्ति होने पे कैसे उसको संसद से निकाल दिया जाएगा या जो भी चीज़ें हैं उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, वो भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम लोग बात करें भाग तीन की, तो भाग तीन में दिया गया है आम चुनाव के बारे में और मध्यवर्ती चुनाव के बारे में बात किया गया है। तो आम चुनाव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष है सामान्यतः। तो जब 5 वर्ष बाद क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये लोकसभा पूरी तरीके से भंग हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या होता है कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं सबका फिर से चुनाव करवाया जाता है। तो ये आपका आएगा आम चुनाव के अंदर, जैसे नॉर्मली चुनाव होता है उस कंडीशन के अंतर्गत ये आएगा। अब भंग होने के बाद उसमें कानून में लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर इसका चुनाव हो जाना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है कि भंग होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मध्यवर्ती चुनाव में, मध्यवर्ती चुनाव में जैसे मान लीजिए लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद 1 साल या 2 साल सरकार चली, सरकार चलने के बाद किसी कारणवश क्या कर दिया गया? लोकसभा को भंग कर दिया गया। तो जब लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन पे भी क्या होगा? फिर से 6 माह के अंदर चुनाव करवाना उचित है। तो फिर से सभी सदस्यों का चुनाव होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर कार्यकाल 5 वर्ष है तो आम चुनाव में कम से कम पूरा कार्यकाल मिलता है और मध्यवर्ती चुनाव में भी पूरा कार्यकाल मिलता है। या नहीं कि मान लीजिए 2 साल बाद चुनाव हुआ, 2 साल बाद फिर भंग कर देगी या फिर चुनाव हुआ तो 3 साल तक ही जो मध्यवर्ती चुनाव के बाद वो सदस्यता रहेंगे या लोकसभा चलेगी। नहीं, वो पूरा अपने कार्यकाल यानी 5 साल तक चलेगी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और देता है, इसमें दिया हुआ है आपके भाग, अगर हम लोग बात करें भाग 9 में, तो भाग 9 में उपचुनाव से संबंधित प्रावधान है। किससे संबंधित प्रावधान है? उपचुनाव से संबंधित प्रावधान है भाग 9 में। अब आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव तो बात समझ में आ गई। अब ये उपचुनाव क्या है? जैसे लोकसभा में के सदस्यों का चुनाव हो गया, सब कुछ व्यवस्थाएं सही से चल रही हैं, और फिर क्या हुआ कि बीच में लोकसभा का कोई सदस्य, ठीक है, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, विधान परिषद का हो, ठीक है, विधानसभा का हो, कहीं का भी परिषद सदस्य हो, वो क्या किया कि अपना त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या यूं कहें किसी कारणवश उनका एक या दो व्यक्ति का पद या दो से अधिक व्यक्ति का पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का पद रिक्त हो गया, तो अब इन एक व्यक्ति के महाशय के लिए पूरा लोकसभा चाहे राज्यसभा पूरा भंग, लोकसभा पूरा भंग नहीं की जाएगी। बस सिर्फ इन व्यक्ति का जिनकी मृत्यु हो गई या जो त्याग पत्र दे दिए हैं उनका चुनाव कर दिया जाएगा। तो उनका चुनाव जो कानून में उल्लेख है जिस हिसाब से, उस हिसाब से क्या कर दीजिएगा? उनका चुनाव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए, हमको भाग नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया, उसमें तो भाग 11 तक है। तो 6 है, भाग 4 है, 4A है, 5 है, 5A है, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको हमको नहीं देखना है, हमको देखना है वर्तमान से संबंधित जो मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला मुद्दा आपका है कि राजनीतिक दल से प्राप्त होने वाले चंदों, ठीक है, चंदू नहीं, ये चंदों से संबंधित विवाद या आरपीए की धारा 29B 29C से संबंधित विवाद।
तो ये 29B 29C ये आपका चंदा से संबंधित ही है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि धारा 29B 29C है क्या और चंदे से संबंधित प्रावधान क्या अभी तक वर्तमान में भारत में चल रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो अगर देखा जाए तो किस राजनीतिक दल को कहाँ से चंदा कितना आ रहा है वो तो भारत सरकार या जनता को जानना जरूरी है, जानना भी चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोकतांत्रिक देश हमारा बना रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आरपीए की धारा 29B में, किसकी 29B की बात करें तो 29B में लिखा हुआ है कि कोई भी राजनीतिक दल जहां से मन करे तहां पे चंदा ले, लेकिन दो जगह से चंदा नहीं ले सकती। पहला सरकारी कंपनी, सर ये कंपनी है, सरकारी कंपनी, और दूसरा विदेशी स्रोत। ठीक है, विदेशी स्रोत। पहला सरकारी कंपनी, दूसरा विदेशी स्रोत। अब सरकारी कंपनी से तो बात समझ में आ रही है। अब विदेशी स्रोत से देखा जाए तो एक तरीके से पाबंद लगा है। नहीं तो जानते हैं कि जो हमारे देश के नेता हैं, राजनेता जो हैं, जो नेता हैं वो कितने महान हैं वो लोग। अगर ऐसी प्रावधान ना किया गया था तो जो सरकारी की जो कंपनियां जो हैं फिर उनको भी खाली कर देते हैं। अगर ये प्रावधान नहीं होता कि विदेशों से स्रोत नहीं लेना, विदेशों से चंदा नहीं लेना है, विदेशों से चंदा नहीं लेना है, तो पता ही है कि उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ तक होता है, कितना चंदा मंगवा के भारत को ही भेज देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर प्रतिबंध लगाया गया। हाँ, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि विदेशी स्रोत से तो नहीं ले सकता है, तो क्या एनआरआई से भी नहीं ले सकता? तो भैया एनआरआई का मतलब क्या है? एनआरआई का मतलब ये है कि वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, वो विदेशों में जाके 6 माह से अधिक क्या कर रहा हो, रह रहा हो पैसा कमाने के लिए। ठीक है, रह रहा हो तो उससे वो ले सकता है। ठीक है, उससे वो ले सकता है, लेकिन किसी विदेशी व्यक्ति से नहीं ले सकता। यूँ कर लें कि भारतीय नागरिक से ले सकता है और किसी से नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये था 29B के अंदर प्रावधान। अगर हम लोग बात करें 29C का जो प्रावधान है वो क्या है, तो 29C में ये कहा गया कि जो राजनीतिक दल है, ठीक है, जो राजनीतिक दल है अगर 20,000 से ज़्यादा रुपए चंदा लेता है, ध्यान सुनिएगा, 20,000 रुपए से ज़्यादा अगर चंदा लेता है किसी भी व्यक्ति से, राजनीतिक दल 20,000 से ज़्यादा चंदा लेता है, अगर वो उस चंदे का स्रोत बता दे, मतलब बता दे कि वो कहाँ से आया है। ठीक है, अगर उस चंदे का स्रोत बता दे और देने वाले व्यक्ति का नाम बता दे और उस चंदे का स्रोत बता दे, तो होगा क्या कि जितना भी चंदा दिया हो, 20,000 से देखिए 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, कितना भी दिया हो, उसमें क्या होगा, कुछ टैक्सेशन में छूट मिल जाएगी। अगर नहीं बताएगा तो भैया नहीं मिलेगी, कोई पाबंदी नहीं है कि बताना ही है। ठीक है, बताएगा तो छूट मिलेगी, नहीं बताएगा तो छूट नहीं मिलेगी। तो जो प्रावधान जो 29B 29C दिए गए हैं, यानी कि मिला जुला के वो कर लें कि आरपीए में के प्रावधान में बहुत विशेष कानून नहीं है कि उनको कुछ विदेशी चंदा या फिर बहुत ज़्यादा काला धन इकट्ठा करने या फिर काला वाइट मनी को ब्लैक मनी को वाइट मनी करने में यहाँ पे सब कार्यरत होते हैं, काम करते हैं, आप सबको ही पता है। ठीक है, तो ये फिर मामला उठा तब जब अब देखिए 29B में क्या था कि चंदा लेने की कहाँ से ले सकता है, कहाँ से नहीं ले सकता है। 29C में क्या है कि 20,000 से ज़्यादा अगर ले रहा है तो स्रोत बताएगा तो टैक्सेशन में छूट मिलेगी। तो उससे उतना कोई नियम से मुझको तो नहीं लगता कि कोई खास प्रभाव पड़ने वाला है उनके ऊपर। लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम तब हुई जब 2005 में सूचना का अधिकार पारित हुआ। ठीक है, जब सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ, राइट टू नो, तो उसके तहत ये बताया गया कि जनता को जानने का अधिकार है कि कुछ भी चीज़ें सरकारी प्राधिकरण यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि वो संस्थाएं जिसके अंतर्गत वो संस्थाएं जो सरकार के अंडर में हैं, उनसे जानने का उनको अधिकार है। तो फिर इसके अंतर्गत हुआ क्या कि जब 2005 के बाद फिर ADR का मतलब है एक्शन फॉर द डोमेस्टिक रिफॉर्म। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 2013 में, जब देखिए 5 में हुआ, 2013 में क्या किए कि वो उन्होंने क्या किया कि राजनीतिक दल से
कहा कि भैया अब तो हमारे पास अधिकार है, कानून अधिकार देता है, तो आप क्या करिए कि चंदा जहाँ जहाँ से आप इकट्ठा कर रहे हैं उसकी सूचना हमें दीजिए या फिर जनता को दीजिए। तो राजनीतिक दल साफ मना कर दिए, कहें कि भैया हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो पूछे काहे, तो वो बोले कि हम लोग इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि राजनीतिक दल सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, अंतर्गत नहीं आते। तो अब तो भैया अब सीधे सीधे कानून कानून तोड़ने वाली बात हो गई। कानून में लिखा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो कैसे नहीं देंगे। चलिए भाई कोर्ट चलिए। तो अब फिर क्या हुआ कि मामला गया कोर्ट में, अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक वो लटका हुआ है। अब देखिए कब इसका निर्णय आता है। फिर बीच में तो अब 2013 में तो बात चलते 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 फिर 2017 की मैं बात करूं तो 2017 में कुछ खास कानून तो नहीं है, लेकिन यूं कह लें कि कुछ इसमें राहत है। इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की शुरुआत की गई। 2017 के बजट में चुनावी चंदे के प्रावधान में इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रक्रिया शुरुआत की गई। इसमें कहा गया कि ठीक है आप चंदा ले रहे हैं, जो भी उसके पहले जो प्रावधान था ठीक है उसके तहत, लेकिन इसमें एक नया कानून ये जोड़ें कि अगर आप, ठीक है, अगर आप चंदा ले रहे हैं, ठीक है लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चंदे को ले रहे हैं 2000 से अधिक, 2000 रुपये से अधिक, तो आप कैश नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 2000 या 2000 से अधिक चंदा ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि नगद नहीं ले सकते हैं। नगद ना लेके तो फिर लेंगे कैसे? तो नगद ना लेके आप लेंगे किससे? बैंकों से लेंगे। किससे लेंगे? बैंकों से लेंगे। ठीक है, अब चलिए भाई बैंक से लेंगे तो बैंक का क्या प्रोसेस है उसको भी देख लेते हैं। अब ठीक है 2017 में तो मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड आया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये कहा गया कि आप नगद नहीं ले सकते। ठीक है भैया, नगद नहीं ले सकते तो फिर कैसे ले सकते हैं? तो जब नगद नहीं ले सकते आप तो आप ले सकते हैं बॉन्ड के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो बॉन्ड के बारे में पढ़े होंगे तो बॉन्ड का मतलब समझते होंगे। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 10 करोड़, इस तरह करते करते ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और आपको जो व्यक्ति इच्छुक है, जो व्यक्ति इच्छुक है चंदा देने के लिए राजनीतिक पार्टी को, तो वो क्या करेगा कि एसबीआई के चुनित शाखाओं से, मतलब बताया जाएगा कि ये आपको इस एसबीआई की शाखा में उपलब्ध है। तो जिसको मान लीजिए आपको देना है तो आप जाइए एसबीआई की उस शाखा के पास जाइए, बोलिए कि भैया मुझको 10,000 चाहे 1 लाख रुपए का चंदा देना है। तो आप क्या करिए कि आप 10,000 का बॉन्ड या फिर 1 लाख का बॉन्ड एक खरीदिए। ठीक है, आज जैसे ही आप 1 लाख का बॉन्ड खरीदेंगे अपने पास, तो होगा क्या कि आपके खाते में से 1 लाख रुपए कट के उस पार्टी के पास चला जाएगा। तो इससे भी तो कोई खास मतलब है नहीं। खास मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहा गया राजनीतिक पार्टी को कि जो व्यक्ति दे रहा है चंदा, ठीक है, जो दानदार है यानी जो देने वाला चंदा है, उसको गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि उसको बताया नहीं जाएगा जनता को या किसी भी व्यक्ति को कि भैया वो कौन व्यक्ति चंदा आपको दिया है, कितना दिया है। ठीक है, तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे पहले तो उसमें था कि 20,000 से नीचे, ठीक है, तो कोई यहाँ पे पेपरी कार्रवाई, यूँ कह लें कि सरकारी जो चीज़ें हैं उसमें ये नाम उसका नहीं आ रहा था। लेकिन जब एसबीआई के थ्रू जब वो चंदा देगा या फिर राजनीतिक पार्टी जब लेंगी, तो एक तरीके से ये सरकार के अंडर में, यानी कि सरकार को तो पता चल रहा है एक तरीके से कि कितना चंदा कौन दिया। बाद में सरकार चाहे तो भैया एसबीआई जैसे तो देख ही सकता है, वो तो देख सकता है, हम नहीं देख सकते लेकिन वो तो देख सकता है। तो एक तरीके से यूँ कह लें कि सरकार के कागजी कार्रवाई का हिस्सा अब
बना तो कुछ तो फायदा हुआ, तो इतना परिवर्तन हुआ, तो बाद में हो सकता है कुछ परिवर्तन और भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब देना ही होगा, तो भैया एसबीआई की बॉन्ड ना खरीद के 2,000 रुपये की छूट दिया गया है, तो भैया 2,000 2,000 2,000 करके ले लेगा। अब बोल देगा भैया कि तो यहाँ पे तो लाखों लोग दिए हैं 2,000 रुपये तो करके, उससे कम करके। तो मतलब ऑप्शन है वही है कि आप कितना भी बढ़िया तिजोरी बना दीजिए, ताला लगा दीजिए, चोर तो भैया खोल ही लेगा उसको। ठीक है, जब मानसिकता ही नहीं सही रहेगी रहेगी तो फिर आप कितना भी नियम कानून बना लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, खैर। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि एक मिनट, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं। आरपीए, ये आरबीआई लिख हो गया है, आरपीए की धारा 62(5) से संबंधित प्रावधान। तो चुनाव कोई व्यक्ति जब जेल में बंद है तो वो चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, तो इसमें कुछ धारा जो आपका 62(5) है, 22 क्लॉज 5 है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, मैं 62(5) बोल दूंगा, तो ये आपका आर्टिकल, सॉरी आर्टिकल नहीं, ये धारा आपका जो 62 है, तो क्लॉज 62 का क्लॉज 5 है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्लॉज 5 बोल रहा हूँ, ये समझिएगा। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या प्रावधान है। तो क्या कोई व्यक्ति जेल में बंद अगर है तो चुनाव लड़ सकता है कि चुनाव नहीं लड़ सकता। तो सबसे पहले हम लोग देख लें, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ये है क्या। 62 क्लॉज 5 ये है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 62 क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि जेल में बंद व्यक्ति या पुलिस में हिरासत में रखा व्यक्ति चुनाव के दौरान मतदान नहीं कर सकता। ये लिखा गया कि मतदान नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। मतदान नहीं कर सकता, ये कहीं नहीं लिखा है कि मतदान नहीं कर सकता, ये कहीं नहीं लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा उसमें कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, सिर्फ इसको समझिए कि 22 क्लॉज 5 में ये लिखा हुआ है कि वो मतदान नहीं कर सकता। तो फिर जन चौकीदार नामक जो संस्था थी, जन चौकीदार, ये जो जन चौकीदार थी, वो कही कि जब भैया आप चुनाव मतदान नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आप वोट भी नहीं, अरे सॉरी, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इसके अनुसार उनका भी कुछ तथ्य था। तो ये बात धीरे धीरे कहाँ पहुंची, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट में ये इसको ले गया पटना हाई कोर्ट में। फिर पटना हाई कोर्ट में डिबेट हुई, फिर डिबेट होने के बाद जन चौकीदार के पक्ष में भी हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो अब यह राजनीतिक दल कहाँ मानने वाले हैं, हाई कोर्ट का भाई एक सुप्रीम कोर्ट है। फिर बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको सही ठहराया गया। तो अब भैया सांसद जानते हैं कि सब उसी में क्या है, अगर ये कानून पारित हो जाता तो कितने लोगों को नुकसान, कितने लोगों को नहीं, कितने राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनमें जो बैठे नेता हैं, आपको पता ही कैसे हैं कितने लोगों को नुकसान होता है। तो वो क्या किए हैं कि कानून में ही परिवर्तन कर दिए। ठीक है, कानून में ही परिवर्तन कर दिए और साफ साफ उसमें लिख दिए कि हाँ, वह व्यक्ति मतदान तो नहीं कर सकता लेकिन चुनाव लड़ सकता है। फिर जन चौकीदार ने क्या किया कि इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में इस संशोधन को चुनौती दे दी, लेकिन भैया फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताना ही पड़ा कि नहीं, अब ये सही है, यानी कि वो चुनाव लड़ सकता है। तो वर्तमान समय में जेल में भी बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट देखें, तो इसमें दिया है कि न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य बना रहेगा या फिर नहीं। तो इसी से संबंधित धारा आपका 8384, यानी कि 8 क्लॉज 3 8 क्लॉज 4 दिया हुआ है। और फिर न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है कि नहीं, इसके विषय में कुछ प्रावधान है। चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि धारा 8 क्लॉज 3 की, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या प्रावधान
दिया गया। इसमें बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष या फिर उससे अधिक, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त कर लेता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति उस सजा की अवधि से 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 वर्ष तक उसको न्यायालय ने सजा सुना दी, तो 3 वर्ष प्लस 6 वर्ष यानी कि 9 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5 वर्ष की सजा सुना दी, तो 5 वर्ष प्लस 6 वर्ष यानी 6×5 11 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। 8(3) में ये प्रावधान दिया गया, ठीक है। 8(3) में आपका ये प्रावधान दिया गया। अगर हम लोग बात करें कि 8(4) में क्या प्रावधान दिया गया, किसमें 8(4) में आपका क्या प्रावधान दिया गया, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो जो आपका 8(4) का जो प्रावधान है उसमें क्या कहा गया, तो उसमें ये कहा गया कि अगर ऐसा व्यक्ति जिसको सजा प्राप्त होगी है 2 साल या 2 साल से अधिक, अगर वो 3 माह के भीतर वो अपील करता है कोर्ट में, अगर उसकी अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, अगर उसके अपील को स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके ऊपर ये धारा जो 8(3) है, 8 क्लॉज 3 है, वो अप्लाई नहीं होगी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर 3 माह के अंतर्गत अपील करता है, और जब न्यायालय सजा सुना दी गई है, सुना देने के बाद वो फिर कोर्ट में अपील करता है, कोर्ट में अपील करने के बाद अगर उसके अपील को स्वीकार कर लेती है कोर्ट, तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो धारा जो आपका 8 क्लॉज 3 है उसका प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। फिर ये बात फिर धीरे धीरे पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंची? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि इससे क्या होगा कि राजनीतिक जो दल होंगे उनका अपराधीकरण होगा ही। जब ऐसे लोग जाएंगे तो भैया होगा ही। इसके अनुसार होगा क्या कि जो कानून तोड़ने वाले हैं वो कानून के निर्माता बन जाएंगे, यानी कि बाद में फिर संसद पहुंचेंगे तो संसद ही कानून बनाती है, तो फिर वहाँ पे अपना कानून बनाएंगे तो अपने हिसाब से बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना निर्णय दिया और कहा कि जो आपका जो धारा 8 क्लॉज 4 है उसको वो क्या कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो वर्तमान में जो आपका जो धारा है वो 8 क्लॉज 4 वाला वो क्या है, खत्म हो गया नहीं है। यानी कि अब वो अगर सजा सुना दिया गया है तो सजा सुनाने के बाद वो क्या होगा कि 3 जितना मान लीजिए सजा सुनाया गया वो +6 उतने समय तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर हाँ, वो इसमें एक बात और भी कह दिया गया था कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकता, अगर वो सदस्य है तो वो बना नहीं रहेगा, उसको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, सदस्यता को छोड़नी ही पड़ेगी न्यायालय के अनुसार, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।